मैम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों के साथ? यस मैम। हो गया मैम। शुक्र है। अच्छा जी, मल्टीप्लेक्सिंग आज हम लोग कर लेते हैं और साथ ही डेटा एरर डिटेक्शन। जी लेट्स सी, आज का टॉपिक हमारा है मल्टीप्लेक्सिंग का। ठीक है जी, जैसे आपको नजर आ रहा है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। दिस इज बेसिकली द मल्टीप्लेक्सिंग। जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से जो डाटा आ रहा होता है और वो डाटा आप जो है कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद आप एक सिंगल लिंक के ऊपर इस डाटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है वो कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ये जो आपके पास लिंक है, ये जिस पे चैनल्स आपके पास चल रहे हैं, ठीक है, ये वन लिंक है और 3 चैनल है। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास रोड एक है लेकिन उसके अंदर 3 लेन्स चल रही हैं। ठीक है, अब ये जो चीज है, जो लिंक आपको मिला हुआ है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। और जब आपने डेफिनेटली डाटा जो है वो ट्रेवलिंग करवानी होती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होती है, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है कि आप जो है वो हर कोई अपने लिए एक लिंक जो है वो बाय कर सकें। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो क्या किया जाता है कि आपके पास जो है एक मक्स होता है जो मल्टीप्लेक्सर होता है। ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा डीएलडी में, जिसमें मल्टीपल सोर्स से आपके पास इनपुट डाटा आता है। आप उसको कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद आप उसको एक सिंगल डाटा की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करवाते हैं। ठीक है, अब इस लिंक के ऊपर आपके पास जो 3 चैनल्स हैं उसके ऊपर आप डाटा जो है वो ट्रेवल करवाएंगे। सोर्स पे पहुंचने से पहले आप क्या करेंगे कि इस डाटा को दोबारा डीमक्स करेंगे, सेपरेट करेंगे, और उसके बाद आपके पास डेफिनेटली उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होगी कि किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पे डाटा गया है। तो अगर इसने इसको डाटा भेजा है तो आपके जो मैसेज होगा, जो डाटा होगा, उसके साथ डेस्टिनेशन डिफाइन होगा। तो आप जिस वक्त उसको डीमक्स करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डाटा जो है, इसका डाटा कौन सा है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डीमक्स की। यहाँ से जिस वक्त मक्स किया जाता है यानी मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है, तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, आपके पास अकॉर्डिंग टू द नीड होती है कि आपके पास जो है जो डाटा आ रहा है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है उसमें से कोई इंफॉर्मेशन भी लॉस्ट ना हो, कोई डाटा खराब ना हो, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे ट्रेवल करवाते हैं इस लिंक के ऊपर। उसके बाद जब सोर्स पे पहुंचने वाला होता है, डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला होता है, तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले आप उसे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक ही शॉपर हो और आप कहीं मार्केट में जाएं कोई शॉपिंग करने के लिए, तो आप उसी शॉपर में सारा कुछ डालते हैं। लेकिन जब आप घर आते हैं तो आप फिर हर चीज को सेपरेट करते हैं कि ये कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है। इट्स जस्ट काइंड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसिव लिंक आपको ये करने की जरूरत पड़ती है। अब आपके पास मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? इसकी 2 टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं आपके पास। आप फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करते हैं तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, आप फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देते हैं। आपके पास एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की। जैसे आपके पास एफएम के चैनल्स आ रहे होते हैं, हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। आप उस फ्रीक्वेंसी पे चैनल जिस वक्त ट्यून इन करते हैं तो एक खास फ्रीक्वेंसी होती है जो फिक्स फ्रीक्वेंसी उसकी अपनी होती है, उस पर आपको सिग्नल्स जो है वो क्लियर आ रहे होते हैं। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे यानी एक स्टेप आगे जाते हैं तो उसके सिग्नल वीक होने लग जाते हैं। उससे पहले भी एक स्टेप सिग्नल वीक होने लग जाते हैं। जैसे 89.0 है, आप 89.1 पे जाएंगे, 0.01 पे या इस तरह से 0.1 पे, आपके पास क्या होगा, सिग्नल उसका वीक होने लग जाएगा। उससे पहले के पे भी आपके सिग्नल जो है वीक होने लग जाता है। लेकिन 89 पे आपको उसके सिग्नल जो है वो क्लियर जनरेट हो रहे होते हैं, क्लियर आ रहे होते हैं, उसकी आवाज़ क्लियर आ रही होती है। तो
तो बेसिकली आपके पास क्या है कि हर रेडियो स्टेशन को उन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी दे दी है, एक उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी पे आपका सिग्नल जो है वो जनरेट होगा। जब आप सिग्नल जनरेट करते हैं तो बेसिकली आप, जैसे आपकी ट्रांसमिशन आ रही होती है, उसके आगे आपके ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं, वो आपका जो भी सिग्नल आ रहा होता है उसे खींच के, उसे सिस्टमाइज करके उसे उस फ्रीक्वेंसी पे लेकर आते हैं, और फिर वो जब ट्रांसमिट होती है तो उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी जो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रही होती है, ठीक है। इसीलिए जब रिसीविंग होती है तो उसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है। आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट लोगों को दे देते हैं, जैसे अभी मैंने एफएम की एग्जांपल आपको दी, इस तरह रेडियो स्टेशन जो भी होंगे, एएम है, एफएम है, हर एक को उसकी अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी आपकी, आप इसी के ऊपर अपना सिग्नल जो है वो जनरेट करेंगे, और इसी के ऊपर आपके जो रिसीवर एंड पे जो रिसीविंग करनी होगी वो भी आपका उसी फ्रीक्वेंसी पे रिसीविंग होगी, ठीक है। अब आप ये देखो, इसमें एक लिंक है लेकिन इसमें चैनल्स 3 है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर चैनल के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी। अब फ्रीक्वेंसी जनरेट होने के बाद जिस वक्त उसे डीमक्स किया तो आपके पास जो है वो हर डेस्टिनेशन के ऊपर अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी, अब इसने भी ये फ्रीक्वेंसी ट्यून इन की होगी तो इसको ये डाटा मिलेगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी ट्यून इन नहीं होगी तो फिर आपको वो डाटा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये चीज आपके पास जो है वो रेडियो की नहीं एग्जांपल दिखाई जा रही, इसीलिए आपके पास जो है ये इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास, मैं रेडियो की एग्जांपल इसलिए दी कि ये हमारे डेली यूज के काम है, तो आपके पास उस फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, और उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको रिसीविंग मिल रही होती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जब हम टाइम डिवीजन पे आते हैं तो आप टाइम दे देते हैं हर एक को। आप कहते हैं कि ये टाइम जो है वो इतना टाइम जो है, जैसे आप कहते हैं कि आपने 2 सेकेंड्स जो है वो एक सोर्स को दे दिए, 2 सेकेंड्स अपने दूसरे सोर्स को दे दिए, 2 सेकेंड्स दूसरे तीसरे सोर्स को दे दिए। अगेन पहला जो आपके पास आएगा उसी सोर्स को आप 2 सेकेंड्स देंगे, तो आप फिक्स टाइम जो है वो हर एक को दे देते हैं, और उस टाइम के बीच में चाहे वो आइडल जा रहा है, चाहे वो जिस तरह से भी जा रहा है, आप वो टाइम जो है वो डेडिकेट कर देते हैं उस स्पेसिफिक सोर्स को। तो ये आपके पास जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। या आप मक्स भी करेंगे तो उसी स्पेसिफिक सोर्स के साथ जो भी आपके पास आ रहा है, जिस चीज को आपने वो टाइम एलोकेट किया हुआ है, उनसे आपके पास डाटा आ रहा होगा, आप उसको डीमक्स भी उसी तरह से करेंगे, फिर दूसरा आपके पास आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम डिवीजन आप मक्स और डीमक्स करते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसमें क्या होता है। अब ये आपके पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है, ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक सिंक्रोनस होती है और एक आपके पास एसिंक्रोनस होती है। सिंक्रोनस में एलोकेट्स एक्जेक्टली द सेम टाइम स्लॉट टू ईच ट्रांसमिशन डिवाइसेस एट ऑल टाइम, यानी कि आपने इक्वल जो है ना वो टाइम आपने हर एक को दे देना है, जब चाहे वो डिवाइस जो है वो डाटा भेज रहा हो या ना भेज रहा हो, ठीक है। आपने क्या करना होता है, आपने वो डाटा जो है वो हर सूरत में देना होता है, ठीक है जी। आपने उस डिवाइस के ऊपर जो है वो डाटा उसी सेम स्लॉट में आपने देना है, ठीक है जी। अब ये आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू दैट, तो ये जी आपके पास जो है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। सिंक्रोनस में आप इक्वल स्लॉट्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं, जितने भी सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इक्वल स्लॉट्स जो हैं वो हर एक को एलोकेट कर देते हैं। अब उस इक्वल स्लॉट्स का मसला ये होता है कि अगर किसी सोर्स ने जो है वो डाटा ट्रांसमिट नहीं करना, फिर भी आप उसको वो इक्वल टाइम दे रहे हैं, और उस टाइम पे जो आपके पास जो है वो
स्लॉट जो है वो अगर वेकेंट जा रही है, like बिल्कुल खाली जा रही है, उसमें आइडल है, कोई डाटा यूजेज नहीं हो रही, तो फिर आपके पास क्या है कि वो आपके पास वेस्ट जा रही है। मैम मैम ये जी टीडीएम रिपीट कर दें, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अच्छा, मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपके पास ये होती है कि आप इक्वल टाइम स्लॉट्स दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक रूम है, आप उसमें इक्वल टाइम्स दे देंगे। आपने कहा जी 1.5 घंटे की क्लास होनी है, एक क्लास की, दूसरी क्लास की 1.5 घंटे की होनी है, आपने इक्वल टाइम स्लॉट्स जो है वो हर एक को दे देनी है, ठीक है। अब क्लासरूम एक ही है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन आप डिफरेंट क्लासेस को फैसिलिटेट करके कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह चैनल एक ही है आपके पास, लेकिन उस चैनल के ऊपर आपने क्या किया, टाइम डिवाइड कर दिया। आपने कहा एक सोर्स आ रहा है, उस इस ये टाइम जो है उस सोर्स को डेडिकेटेड है, उसी सोर्स के लिए अवेलेबल है। वो सोर्स जो है वो सिर्फ टाइम जो है वो उस इस टाइम पे जो है वो आपका चैनल जो है वो यूज कर सकता है। उस सोर्स के अलावा कोई और सोर्स उस स्पेसिफिक टाइम पे वो चैनल जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, अपना डाटा नहीं भेज सकता। तो ये आपने क्या किया, आपने टाइम डिवाइड कर दिया, अपना टाइम इक्वल टाइम आपने स्लॉट दे दी। आपके पास 3 सोर्सेस सपोज यहाँ पे हैं, आपने हर सोर्स को एक टाइम दे दिया, ठीक है। और ये इक्वल टाइम स्लॉट होने चाहिए अगर सिंक्रोनस है तो इसके बाद क्या होगा कि उस स्पेसिफिक टाइम पे सिर्फ वही बंदा जो है वो अपना डाटा जो है वो भेज सकता है। अगर इसमें आपके पास दो तरह की टाइम डिवीजन होती है, एक सिंक्रोनस होती है और एक एसिंक्रोनस होती है। सिंक्रोनस में आपने इक्वल टाइम स्लॉट दे दिया, अब किसी टाइम पे ये बंदा नहीं भेजना चाह रहा, डाटा आइडल है, सपोज फोन है, फोन नहीं यूज करे आप, बंद हुआ हुआ है, तो आपका वो चैनल वेकेंट जा रहा है, खाली जा रहा है। इस तरह से क्या है कि आपका चैनल जो है, जो आपकी ये सोर्सेज हैं, ये आपकी वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो सिंक्रोनस में लेकिन इक्वल होने की वजह से जो है कि अगर आप समटाइम्स अगर कोई प्रॉब्लम होता है, लाइक हैवी डाटा आ रहा है, तो आप हर एक को टाइमली इक्वली वो क्या करते हैं कि आप फैसिलिटेट करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, फ्रेम कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ टाइम स्लॉट इंक्लूडिंग वन और मोर स्लॉट्स डेडिकेटेड टू ईच ट्रांसमिशन डिवाइसेस, ठीक है। हर ईच जो भी ट्रांसमिशन डिवाइस है उसको आपने स्लॉट डेडिकेट कर दी। इन अ सिस्टम विद एन इनपुट लाइंस ईच फ्रेम हैज एट लीस्ट एन स्लॉट्स। यहाँ पे 3 इनपुट लाइंस हैं, यहाँ पे इनपुट 3 जगह से आ सकता है। ये देखें, इनपुट नंबर इज 3, तो आपके पास आगे जो आपने डेडिकेशन करनी होती है वो 3 स्लॉट्स की करेंगे। अगर n इनपुट लाइंस हैं तो n स्लॉट्स की करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास है, ये सिंक्रोनस होता है आपके पास। Only a portion of time slot is in use at a given instance in synchronous TDM because the time slots are pre-assigned and fixed. Whenever a connected device is not transmitted, the corresponding slot is empty. अगर नहीं करना, आपने फोन यूज नहीं कर रहे, आपकी फिर भी स्लॉट आपके लिए डेडिकेटेड है, और दूसरा बंदा जो है वो हैवी ट्रैफिक उसकी चल रही है, उसने बहुत इस टाइम पे कोई काम करना है, कोई उसने फोन पे बात करनी है, कोई डाटा ट्रांसफर करना है, उसको भी आपने सेम टाइम दे दिया है। एक की जगह जो है वो खाली जा रही है और दूसरा बेचारा जो है वो जरूरत से ज्यादा बिजी है। तो ये इसमें एक आप ड्रॉबैक कह सकते हैं कि है सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के। एसिंक्रोनस इसके बाद आपके पास आया, इसे स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। इसमें जो इस तरह का वेस्टेज है उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। इसमें कहा जाता है जी, इसमें कहते हैं कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको उतना दे दिया जाएगा, ठीक है। rather than being pre-assigned, each slot is available to any of the attached inputs that has data। देख, आपके पास प्री असाइन नहीं की जाती कि ये डेडिकेटेड है, आपने कहा जी ये अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो ले ले, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर स्कैन the input lines accepts portion of data until a frame is filled। वो तब तक इनपुट करता रहेगा जब तक उसका फ्रेम फिल नहीं हो जाता। जैसे फ्रेम फिल हो जाएगा वो फ्रेम को आगे भेज देगा, ठीक है। If there are not sufficient data to fill all the slots in a frame, partially filled frames are transferred। अगर आपका फुल कैपेसिटी नहीं आ रही अपने डाटा की, तो पार्शली जो फिल्ड फ्रेम्स होते हैं वही आगे भेज दिए जाएंगे। तो आपके पास
इसमें जो है वो वेस्टेज नहीं होती कि आपका जो पाथ है वो वेस्ट जा रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा उसके अंदर, ठीक है। एसिंक्रोनस के अंदर, सिंक्रोनस में ये है कि आपके पास जो फिक्स टाइम और प्री असाइंड होते हैं उसमें कोई ना कोई टाइम जो है वो जो है कोई ना कोई स्लॉट अगर खाली जा रही है तो फिर वो वेस्टेज है। क्लियर हो गया जी? यस मैम। इसमें कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? हाँ यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास जो है एरर क्या होता है जी। एरर इज बेसिकली द चेंजिंग ऑफ द डाटा। आपका डाटा जीरोज वन की फॉर्म में जा रहा होता है, अगर आपका डाटा जो है वो जीरो फॉर्म में जा रहा है और आगे जाके वन हो चुका है तो ये एरर है, ठीक है। तो चेंजिंग ऑफ डाटा इज बेसिकली आपके पास वो एरर कहलाता है, ठीक है। आप उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं कि आपका ये एरर आ चुका है, वो आपके पास एरर डिटेक्शन टेक्निक्स कहलाती हैं। द एबिलिटी टू डिटेक्ट व्हेन अ ट्रांसमिशन हैज बीन चेंज्ड इज कॉल्ड एरर डिटेक्शन, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है कि टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन सी हैं। आपके पास सिंगल बिट एरर भी हो सकता है और आपके पास बर्स्ट एरर भी हो सकता है। जब आपके पास एक बिट चेंज हुई भी हो, सिर्फ वन बिट का एरर आ रहा हो, तो सिंगल बिट एरर कहलाएगा, चाहे वो जीरो से वन में चेंज हुई है या वन से जीरो में चेंज हुई है, वो सिंगल बिट एरर है। और जब एक से ज्यादा बिट्स चेंज हो रही हैं तो उसे हम बर्स्ट एरर कहेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो ये सारा इसमें, ये देखिए, अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डाटा जा रहा है और जो रिसीव हुआ है वो ये है, ये आपके पास 0 0 0 इस फॉर्म में क्या है। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज, ये जो वन है, ये जो जीरो है, ये वन में चेंज हो गया है, ये आपके पास सिंगल बिट एरर है। बर्स्ट एरर क्या है? बर्स्ट एरर आपके पास ये है कि आपके पास मोर टू और मोर देन टू बिट्स जो है वो डाटा चेंज हो गया। अब उसमें आपके पास जो लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर है वो होता है। अब आपके पास लेंथ क्या है, सपोज ये डाटा आपके पास जा रहा है, ठीक है, ये सेंड किया गया, ठीक है, और ये रिसीव हुआ, सेंड क्या किया गया था यहाँ से। अब ये जीरो ही क्या भेजा था, ये वन आ गया, ये जीरो भेजा था, ये वन हो गया, ये वन ही था, वन है, ये जीरो भेजा था, जीरो ही है, लेकिन ये जीरो था, ये वन है, बाकी डाटा सेम है। तो ये जो आपके पास ये जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से डाटा चेंज होना शुरू हुआ है और यहाँ तक आखिरी बिट जो है वो चेंज हुई है, बट दरमियान में जो दो बिट्स हैं वो सेम भी गई हैं, लेकिन यहाँ से पहली बिट चेंज हुई है, यहाँ से आखिरी बिट चेंज हुई है, तो इसको हम लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर कहेंगे। ये 5 बिट्स की जो है वो लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर कहलाएगा, ठीक है जी। अब आपके पास जो है नॉर्मली हम डिटेक्ट तो कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एरर आ रहा है, चाहे वो सिंगल बिट है चाहे वो बर्स्ट एरर है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास करेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन बिट की करेक्शन तो पॉसिबल है हमारे पास, वन से ज़्यादा बिट की करेक्शन आ जाती है तो फिर हम वो नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमारे पास वो टेक्निक्स है कि हम रीसेंड करवाएं डाटा या जो भी आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये बर्स्ट एरर सिंगल बिट एरर होता है। देखते हैं जी एरर डिटेक्शन की हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब ये देखें आपके पास एरर डिटेक्शन कैसे करेंगे आप, कोई मुझे बताएगा कि एरर डिटेक्शन आपके पास आपको मैं एक पेपर लिखा हुआ देती हूँ, ठीक है, मैंने दिया, एक नोट्स दे दिए क्लास में, आप तक पहुंचे, उसमें कुछ चेंजेस हो चुकी हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें चेंजेस हो गई हैं रीड करके। या इसमें एरर है? हम्म, रीड करेंगे मैम। क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे? रीड रीड। रीड करेंगे। आपको क्या पता कि इसमें रीडिंग हुई हुई है, मैंने आपको ये पेज दिया, इसमें किसी ने यहाँ से ये लाइन चेंज कर दी है, कैसे पता चलेगा कि आपको ये वाली लाइन चेंज हुई हुई है? आपको तो यही मिल रहा है ना। यस मैम। कोई बताएगा? कॉमन सेंस की चीज है भाई, आपके पास ओरिजिनल एक चीज होगी, आप उसके साथ जो है वो कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एरर आया, ऐसा ही है, ऐसा ही है या नहीं है?
कोई नहीं बताएगा। क्या कर रहे हैं ये लोग सारे? सो रहे हो आप लोग? फैसल, हारिस, नहीं मैम। मुझे बताएं कि कैसे एरर डिटेक्ट किया जाएगा। मैम आपने एक तो बोला कि कंपेयर करेंगे, इसके लिए मास्टर है कुछ होना हमारे पास, लेकिन मैम वो तो हमारे पास फिजिकली है ना। लॉजिकली अगर हम लोग कंप्यूटिंग की बात करें तो कंप्यूटिंग के लिए हम लोगों को कुछ, जब डेटा को ट्रांसमिट करवाएंगे तो उस टाइम पे हम लोगों को एक साथ सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि एज इट इज़ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं बिल्कुल हो सही रहा। कहा। मतलब बिट्स, जैसे हम लोग नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग जो ओरिजिनल डेटा होता है उसके साथ हम लोग नंबर ऑफ बिट्स ऐड कर देते हैं। तो जो जब हमारे पास डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो फिर हमें पता चलता है कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में गया है या नहीं गया, एरर है या नहीं है। सही। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो है वो आप डुप्लीकेट डाटा साथ भेजते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि आप ओरिजिनल डाटा भेजते हैं, उसके साथ आपने जो डुप्लीकेटेड डाटा होता है, जिसे जैसे रिडंडेंट डाटा कहते हैं, वो आप साथ भेजते हैं उसके, ठीक है। अब वो फॉर्म किस फॉर्म में होता है? वो ओरिजिनल डाटा अगर आपका 7 बिट का है तो वो 1 या 2 बिट में आपके पास वो डाटा आ जाएगा, वो आपका कॉम्प्रेक्स्ड डाटा होगा। ओरिजिनल डाटा के जो आपके पास रिडंडेंट डाटा होता है, मैंने आपको शायद क्लास में भी कभी बताया, आपका ओरिजिनल डाटा जो होता है उस डाटा को आप जब कंप्रेस करते हैं, जिप फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है, उस डाटा को आप रिडंडेंट डाटा कहते हैं, ठीक है। वो रिडंडेंट डाटा जो आपके पास होता है वो बेसिकली आप साथ भेजते हैं, ठीक है। आप अपने एक्चुअल डाटा के साथ भेजते हैं वो रिडंडेंट डाटा, वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है और एक्चुअल डाटा के साथ वो डाटा जाता है, ठीक है। जैसे एक्चुअल डाटा मैंने आपको कहा 7 बिट का है, तो वो 2 या 3 बिट्स में आपका वो डाटा आ जाएगा और वो एक्चुअल डाटा के साथ अपेंड करके वो बिट्स भेजी जाती है। जब रिसीवर एंड पे पहुंचता है वो डाटा, तो रिटर्नेंट डाटा को डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद उसमें जो डाटा आता है उसको और ओरिजिनल डाटा को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर आपका डाटा जो है वो दोनों सेम हो फिर तो ठीक है, अगर सेम नहीं होते तो फिर आपका जो है वो एरर जो है वो कंपैरिजन का आपके पास आ जाता है कि जी यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक जो टेक्निक एरर डिटेक्शन की है वो ये है कि आप डाटा के साथ रिडंडेंट बिट्स अपेंड करेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द ट्रांसमिशन solely for the purpose of comparison is a good one. But instead of repeating the entire data stream, a shorter group of bits may be appended to the end of each one. This technique is called redundancy. ठीक है, ये आपके पास redundancy कहलाती है और आपने एरर डिटेक्शन जो है वो redundancy से ही करनी होती है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो आपके पास ये आपके पास देखें डाटा यूनिट जा रहा है ऊपर, अगर आप इसको देखें ये डाटा यूनिट है आपके पास, ठीक है, यहाँ तक आपके पास आ रहा है। उसके बाद ये अपेंडेड ग्रुप ऑफ बिट्स जा रही हैं, ये सारी बिट्स सपोज ग्रुप ऑफ बिट्स हैं जो अपेंड की गई हैं, जो आपके पास थोड़ी सी डार्क नजर आ रही है, ये आपके पास डाटा जो अपेंड किया गया, ठीक है। उसके बाद कोई भी चेकिंग फंक्शन आपने इसके अंदर लगाया है और उसके बाद आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास रिसीवर एंड पे क्या वो चीज़ जो है इफ़ एक्सेप्टेड रिटर्नेंट बिट्स आर डिस्कार्डेड, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपकी ये रिटर्नेंट बिट्स को डिस्कार्ड करके एक्चुअल डाटा को उठा लें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन लगाया गया है ये कई किस्म का होता है कि आप किस तरह से ये बिट्स जो है वो अपेंड करेंगे और डाटा किस तरीके से चेकिंग करेंगे। अपेंड बेसिकली हमारे पास ये जो एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स हैं ये वो टेक्निक्स हैं कि आपने ये जो अपेंडेड बिट्स लगानी है ये किस किस फॉर्म में लगा सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि आपका ये अपेंडेड बिट्स जो है वो अपेंड हो सके साथ, ठीक है। किस फॉर्म में आप कर सकते हैं?
तो आपके पास ये जो 4 टेक्निक्स हैं, ये बेसिकली अपेंडिंग किया है कि आप रिडंडेंसी बिट्स जो है वो किस तरह से लगा सकते हैं। देखिए 4 टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी चेक्स आर यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन। एक आपके पास है पैरिटी चेक, दूसरी है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक जिसे एलआरसी भी कहते हैं। फिर आपके पास है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक सीआरसी, ये भी आपके पास, ये आप अगर आप देखें डाटा लिंक लेयर के ऊपर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो चेक सम है, ये 4 बेसिक टेक्निक्स है कि आपने जो अपेंडिंग टेक्निक्स करनी है वो किस तरीके से करनी है, जो आपने रिडंडेंट बिट्स लगानी है वो कैसे लगानी है। तो पैरिटी चेक आपके पास सबसे पहले आपके पास आता है। पैरिटी चेक आपको कहता है कि आप जो है इट कैन बी पैरिटी, ऑड पैरिटी, इट कैन बी इवन पैरिटी। ठीक है जी, आपके पास नंबर ऑफ वंस जो है वो आपने काउंट करने होते हैं। इट डिपेंड्स, आप नंबर ऑफ वंस भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस भी कर सकते हैं, बट आपने किसी एक चीज़ को यूज़ करना होता है। वो चीज़ आपके पास दोनों, यानी कि सेंडर पे भी और रिसीवर पे भी कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए। जैसे आपके पास कोई डाटा है, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ वंस जो हैं वो काउंट कर लेंगे। आपने नंबर ऑफ वंस, अगर आप इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस जो है वो आपके पास इवन आपने करनी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये इवन है तो जो पैरिटी बिट साथ अटैच होगी वो 0 होगी, और अगर आपके पास ये 3 है तो नंबर पैरिटी बिट जो है वो 1 हो जाए। तो 1 बिट आप एक्सपेंड करते हैं, और 1 बिट जो आप एक्सपेंड करते हैं वो नंबर ऑफ वंस पे आपके बेस करती है। आगे अगर आप देखें इसकी एग्जांपल ये लगी है, ये देखें एग्जांपल, आपको इससे ज़्यादा समझ आएगी। ये आपके पास डाटा है, इवन पैरिटी जनरेटर आपने यूज़ किया हुआ है। तो आपके पास यहाँ देखें 3 वंस हैं, नंबर ऑफ वंस कितने, 3 है। आपने इवन पैरिटी यूज़ किया है तो पैरिटी बिट आपके पास क्या हो जाएगी, 1, ताकि आप इसको इवन बना सकें। ठीक है, तो ये 1 आप साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर ये ऑड होता कि आपने इसे ऑड बनाना है, ऑड पैरिटी आप यूज़ कर रहे होते, तो फिर पैरिटी बिट यहाँ पे 0 होती। ठीक है, अब आपके पास जो है वंस, टोटल नंबर ऑफ वंस आपके पास इवन है, यस, तो रिसीवर जो है उस नंबर ऑफ डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा। मैम ठीक है, क्या आपके पास जी, मैम अगर ऑलरेडी किसी डेटा के अंदर नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन में हो, फिर हम लोग इसके अंदर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो हम लोग आपकी पैरिटी बिट 0। ओके। ठीक है, आपने ऑलरेडी 1, अगर इवन आ रहे हैं तो अब आप इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पैरिटी बिट जो है वो 0 जाएगी। एक सिंगल पैरिटी बिट आपने लगानी है। ये आपके पास उस केस में पैरिटी चेक के लिए गुड है जब आपके पास सिर्फ सिंगल बिट एरर का आपके पास प्रॉब्लम कहीं आ सके, या चांस हो कि सिंगल बिट एरर आएगा, तो फिर पैरिटी बिट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन नॉर्मली आपके पास अगर बस्ट एरर आ जाता है सपोज, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर है यहाँ तक, पैरिटी बिट क्लियर हो गई है। तो और भी हो एक और सकती है चीज़, इवन। अगर जी बिल्कुल। हमारे पास नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी ओड है और हम लोगों ने ओड पैरिटी जनरेट करवानी है, तो फिर उस टाइम पे भी हम लोग जो एडिशन करवाएंगे वो ज़ीरो की होगी। हाँ, उस टाइम भी 0 की होगी। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड ऑड पैरिटी यूज़ करें और नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑलरेडी ऑड है, तो फिर यहाँ पैरिटी बिट 0 आएगी। और सही अगर है। ऑड है और यहाँ पे ऑड पैरिटी जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर इस टाइम पे 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने सॉरी इवन है और आपने इसको ऑड पैरिटी बनाना है, तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। वाइस वर्सा चलेगा ना ये। ठीक है, जी मैम, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, आपने नंबर ऑफ वंस को ऑड बनाना है अगर ऑड पैरिटी यूज़ करें, नंबर ऑफ वंस को आपने इवन बनाना है अगर आपने इवन पैरिटी यूज़ करें। तो अगर आपके पास ऑलरेडी इवन आ रहे हैं तो पैरिटी बिट 0 हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड आ रहे हैं और इवन पैरिटी आपने यूज़ करनी है, तो फिर आप ऑड को इवन बनाने के लिए पैरिटी बिट को 1 करें। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, ये देखिए आपके पास ये एक डाटा जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास इस फॉर्म में जो है डाटा जा रहा है, 5 वर्ड्स हैं इसके अंदर, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनका ये डाटा आपके पास आ रहा है। सेंटर ने डाटा भेजा है। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके पास अ, हर डाटा के साथ एक एक्स्ट्रा बिट आपके पास जा रही है। ये देखें, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ वंस इवन है, तो आपके पास डाटा जो है वो इवन पैरिटी हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बिट लगी है वो 0 लगी है।
ओ आप देखें तो ओ में आपके पास नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पे मैम भी आपके पास पैरिटी जो है वो 0 हो जाएगी जी। मैम ये जो हमारे पास एंड में हम लोग इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी के तौर पे हम लोग एक जीरो या वन इंक्रीज करते हैं, या जीरो या वन हमारे पास पीछे पूरे वर्ड का रिडंडेंट होता है। रिटर्न होता है, पूरे वर्ड का रिटर्न। ये और कौन- ये कॉम्प्रोमाइज्ड होता है कि सेंडर को भी पता है कि मैंने ये वाला डाटा भेजना है, और रिसीवर को भी पता है कि ये वाला डाटा जो अपेंडेड बिट है वो इसकी रिडंडेंट बिट होगी। ठीक है, ये दोनों को पता होता है क्योंकि ये जो आपका एल्गोरिदम यूज हो रहा होता है इस मकसद के लिए, वो दोनों साइड पे सेम यूज हो रहा होता है। ठीक है जी। तो अब आप ये देखें, इसमें भी आपके पास, अभी इसमें आपके पास जो है वो ऑड थी, सॉरी इवन है, तो इसमें भी आपके पास 0 आ गया, इसमें आपके पास भी इवन है तो यहाँ पे भी 0 है। अब इसमें आपके पास ऑड आ रहे हैं नंबर पंच, तो इसमें आपके पास पैरिटी बिट 1 है। अब रिसीवर एंड पे आपके पास जब ये आया है तो आपके पास रिसीवर ने चेक किया है कि जी कहीं कोई बिट चेंज तो नहीं हुई, तो उसको बिट बाय बिट हर वर्ड का पता चल गया कि जी इस वर्ड में भी चेंज नहीं हुई, नंबर ऑफ बिट्स इवन ही है, इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, और इसमें भी इवन ही है। ठीक है, तो आपके पास उस डाटा को वो रिसीवर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है जी। ये आपके पास पैरिटी Yes. चेक आता है। सेकेंड आपके पास आता है लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, या जिसे हम LRC कहते हैं। इसमें आपके पास जो डाटा होता है, जिस तरह आपने पहले सेपरेट करके डाटा लिखा था फ्रेम्स में, अब आपके पास देखिए बाइट पर बाइट डाटा आपके पास 4 इक्वल पोर्शंस में आपने जो है वो डाटा को डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसको आपने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिख लेना होता है। आप रोज एंड कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट रो में आपका ये पहला फ्रेम आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इनको आपने क्या किया, कॉलम वाइज आपने कैलकुलेशन करके पैरिटी बिट ही जनरेट करनी है, लेकिन ये पूरी पैरिटी बिट 1 कॉलम की है, और ये कंप्लीट जो है वो एक पूरी बाइट जो है वो जनरेट हो जाती है पैरिटी की। ठीक है, और इसको हम LRC कहते हैं। आपके पास ये बिट बाय बिट इसने देखा, इस कॉलम में देखें तो 4 वंस हैं, तो आपने पैरिटी को 0 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास ये ऑड है, एक ही 1 है, तो आपने इसको 1 कर दिया। यहाँ पे आपके पास 2 वंस हैं, और यहाँ पे पैरिटी आपके पास फिर 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास 3 वंस हैं, तो ये पैरिटी 1 हो जाएगी। इसी तरह से ये 2 हैं, ये 0 हो गई है। ये आपके पास 3 है, तो यहाँ पैरिटी आपके पास जो है 1 हो गई है। ये 2 हैं, इसको इवन करने के लिए 0 रख दिया गया। ये 3 है, तो इवन करने के लिए आपने 1 रखा। अब ये कंप्लीट एक बाइट बन गया है, इसको अलर्ट, ये यहाँ पे अपेंडिंग होके साथ जाएगा इसके। ठीक है, पूरे डाटा के साथ। ठीक है, आप ये देखें, अब जो डाटा जा रहा है, सेंडिंग हुआ है, तो ये लास्ट आपके पास जो डाटा है ये साथ अपेंड हुआ हुआ है यहाँ पे। ये ओरिजिनल डाटा है 4 बाइट्स का, और ये आपके पास अपेंडेंट बाइट है जिसे LRC कहते हैं। ये आपके पास अपेंड होके कंप्लीट डाटा जो जाएगा वो ऐसे जाएगा। अब जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो रिसीवर क्या करेगा, उसी तरह से आपके पास जैसे यहाँ पे हुआ है, उसी तरह से बाइट बाय बाइट डाटा को ऊपर नीचे इस तरह से रखा जाएगा, कॉलम वाइज चेक किया जाएगा। अगर ये जो चीज़ उसने कैलकुलेट की है ये, और ये जो अपेंडेंट बिट है ये सेम आती है, इसका मतलब है एरर नहीं है। तो ये जो LRC है इससे चेकिंग होती है कि एक्चुअली आपके पास ये भी आपकी जो रिडंडेंसी जो बिट बाइट जा रही है वो LRC कहलाती है। मैम पहले पैरिटी चेक किया जी। मैम रिसीवर एंड पे चेक किस तरह से करेगा, जो हमारे पास एक अपेंडेंट डेटा का पूरा एक बाइट बन के चला जाता है, अपेंड हो तो वो जाता अपेंडेंट जो डाटा होगा ना, उसके साथ टैग लगा होगा कि ये LRC है, और जो अपेंडेंट डाटा है आखिरी बाइट जो जाएगी वो LRC की जाएगी। है। मैम मैच कैसे करेगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ रिसीवर रिसीविंग एंड पर ना उसका मैं सिनेरियो बता समझा रही दें। हूँ सेम, सेम मैं बता रही हूँ, सेम इसी तरीके से करेगा। ये उसको पहले ही रिसीवर एंड को पता है कि ये जो लास्ट बाइट आई है ये LRC की है। ठीक है, ये इसको वो अपने पास रखेगा, और जो बाकी डाटा होगा उसी तरीके से आप उसको रो वाइज लिखेगा वो। ठीक है, और रो वाइज करके फिर कॉलम वाइज चेकिंग करेगा कि क्या वंस आपके पास इवन आ रहे, और फिर कैलकुलेशन करेगा आपके पास, जैसे ये उसने कैलकुलेट किया ये 0 आ रहा है, तो क्या ये 0 और ये 0 LRC का 0 मैच करता है, यस। ये दूसरा आपके पास पूरी बाइट जब निकाली जाएगी, पूरी बाइट को LRC के साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर ये बाइट और ये बाइट जो है वो दोनों सेम है,
तो इसका मतलब है कि आपका ये ओरिजिनल डाटा जो है वो सेम आया है, इसमें कहीं चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज इसने कैलकुलेट किया और यहाँ पे किसी डाटा को आप चेंज कर दो, ये 0 1 हो गया है, 1 0 हो गया है सपोज ये आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास ये 0 ही आ रहा है। जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ये 1 आपके पास जो है यहाँ पे 1 आना चाहिए। जब ये इसके साथ कंपेयर होगा और ये 1 है और ये 0 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर आए, तो आपके पास उस वक्त ये डिक्लेयर करेगा, ये डिटेक्शन हो जाएगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एरर आए। ठीक है, जिस तरीके से आप जिस एल्गोरिदम को यूज करते हुए यहाँ पे आपने एलआरसी कैलकुलेट किया है, रिसीवर एंड पे इसी तरह से एलआरसी दोबारा कैलकुलेट करके कंपेयर किया जाता है एलआरसी के साथ। और अगर एलआरसी दोनों जो है वो सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल डाटा में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। और अगर कहीं एलआरसी और एलआरसी जो है वो आपने जो रिसीवर एंड पे कैलकुलेट किया गया है और रिसीवर एंड पे जो रिसीव हुआ, उन दोनों में कहीं कोई कंपैरिजन करते हुए कोई चेंजेस है, दोनों एक जैसे नहीं है, तो फिर आपको ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा कि आपका जो डाटा जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है, एरर आ चुका है। क्लियर है ये? आप समझ आइए? जी मैम। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है आप? नो मैम। नो मैम। ठीक है। अच्छा जी, ये अर्सी का